वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी स्टडी सर्कल के अंदर। आज हम आपके साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट पार्ट 3 और रूल 36 को करेंगे। गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मनीष गर्ग, CMA मनीष गर्ग, MCOM LLB और क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट। आई क्वालिफाइड इन 1996। तो इस तरीके से लगभग 27 ईयर्स का मेरे को पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। आज हम पेपर ICAI-CMA पेपर 7B इसको पढ़ रहे हैं, बुक से स्टडी करते हैं। बुक से स्टडी करने का पर्पज़ ये है कि किसी प्रकार की कोई भूल चूक या कोई चीज़ छूटती नहीं है और प्रॉपर ठीक तरीके से हम स्टडी भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि कल हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में रूल 36 और रूल 37 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज हम अपना रूल 36 को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, पेज नंबर 148 के ऊपर रूल 36 को हम करेंगे। इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर रूल 36। इसके अंदर ये हमको कि क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए, हम ITC जब क्लेम करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए ताकि किसी वजह से कभी भी कोई स्क्रूटनी आए या कोई किसी डिपार्टमेंटल अधिकारी का कोई नोटिस आए तब हम उन डॉक्यूमेंट्स को शो करा सकें। तो द इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका इन्होंने नाम बताया है। इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब कि एक आपके पास जो आपका सप्लायर है, चाहे वो सप्लायर गुड्स का है या सर्विस के हैं, उन्होंने जो इनवॉइस इशू किया है वो इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं द इनवॉइस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31(3). मतलब सेक्शन 31 में इनवॉइस जारी करने के इन्होंने प्रोविजंस बताए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट ये कहते हैं द डेबिट नोट। भाई, इनवॉइस भी हो सकता है और डेबिट नोट भी हो सकता है। जो डीलर है पहले तो इनवॉइस इशू करते हैं और यदि कोई गलती रह जाती है या तो प्राइस के संबंध में या क्वांटिटी के संबंध में या रेट के संबंध में, यदि कोई भी एरर रह जाती है उस केस में सप्लायर आपको डेबिट नोट जारी करेंगे। तो वो प्रोविज़न अंडर सेक्शन 34 के अकॉर्डिंगली जारी करेंगे। तो उसके अनुसार आपके पास ये चीज़ भी होना चाहिए। मतलब एक तो इनवॉइस होना चाहिए। हम रूल 36 का 36 ब्रैकेट में 1 लिखें, उसका स्मॉल लेटर में A, B, C, D और E इन पॉइंट्स को करने वाले हैं। A और B हमने कर लिया है, C भी कर लिया है। A के अंदर वो इनवॉइस की बात करते हैं, B के अंदर वो कहते हैं कि इनवॉइस जो है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 के अकॉर्डिंगली इशू किया जाना चाहिए। C के अंदर ये कहते हैं कि डेबिट नोट, यदि कोई किसी तरह का एरर छूट गया है तो डेबिट नोट होना चाहिए। और डी के अंदर ये कहते हैं इन केस ऑफ यदि कोई इंपोर्ट किया है अ बिल ऑफ एंट्री और एनी सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कस्टम एक्ट। तो या तो कोई बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए और एनी कोई सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कस्टम एक्ट। और ई में कहते हैं एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस
or input service distributor CN credit note or any document issued by an input service distributor in accordance with the provisions of Rule 54. Input service distributor कौन होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे लोग जिनका पैन नंबर कॉमन होता है और उनके पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, तो उन लोगों को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। तो वे लोग अपनी एक यूनिट से अपनी दूसरी यूनिट को आईटीसी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रूल 36 का पॉइंट नंबर 1। अब हम करते हैं इसका रूल 36 ब्रैकेट में 2 36(2) ये इसके अंदर कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन only if the applicable particulars as specified in the provisions of chapter 6 are contained on the said document। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि एक इनवॉइस होता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, जीएसटी काउंसिल की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन होनी आवश्यक है। उसके अंदर उन्होंने 16 या 17 तरीके की इंफॉर्मेशंस बता रखी हैं जो कि एक इनवॉइस के ऊपर होनी चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी भी एरर की वजह से यदि ये 16 इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं किसी एक इनवॉइस के ऊपर, तो ये मिनिमम जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो जो होनी चाहिए, इसके अंदर द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, total value of supply of goods or services or both, GSTIN number of the supplier, GSTIN number of the recipient and place of supply in case of interstate supply। तो ये कहते हैं कि ITC may be availed by such registered person। इसका मतलब ये निकलता है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर मिनिमम ये पर्टिकुलर सर्टेनली निश्चित रूप से होने चाहिए, तभी आप इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। रूल 36(3) ब्रैकेट में 3, नो आईटीसी शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स that has been paid in pursuance of any order। यदि जीएसटी डिपार्टमेंट ने, जीएसटी ऑफिसर ने आपको कोई ऑर्डर दे रखा है, डिमांड निकाल रखी है और उसके अगेंस्ट यदि आपने कोई पैसा डिपॉजिट कराया है, तब उस पैसे के अगेंस्ट आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। और वो भी पैसा कैसा है? एनी ऑर्डर वेयर एनी डिमांड हैज़ बीन कन्फर्म्ड on account of fraud, willful misstatement और suppression of फैक्ट्स को छिपाया गया है। यदि ऐसी कोई भी वजह है, ऐसा कोई भी डिमांड नोटिस आपको मिला है जिसके अगेंस्ट आपने कोई पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कराया है, तो उस केस में उसके अगेंस्ट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। रूल 36(4) मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर जो हम लोग जानते हैं, जीएसटी के अंदर जब भी हमें आईटीसी क्लेम करना होता है तो रूल 36(4) के अकॉर्डिंगली ही आईटीसी क्लेम किया जाता है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं पहले किताब से, फिर मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको एक बार और बता दूं कि हम ICAI CMA पेपर 7B इसकी स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर भी हम इस वक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट कर रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर भी रूल 36 कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त पेज नंबर 148 के ऊपर है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको, ये लिखते हैं, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन in respect of invoice or DN, the details of which are required to be furnished under section 37 subsection 1 unless। मतलब कि जो भी आप आईटीसी क्लेम करेंगे किसी भी इनवॉइस के लिए या फिर किसी भी डेबिट नोट के लिए, आप तब तक उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक कि में क्या आता है,
जब तक कि जो आपका सप्लायर है जिसके साथ आपने बाय किया है, द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइस और डीएन हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर in the statement of his outward supplies in the form of GSTR1 or using the invoice furnishing facility IFF1। ये इसके अंदर कहते हैं, हमको बताते हैं कि जो आपका वेंडर है, जो सप्लायर है, उसको सर्टेनली निश्चित रूप से दो डॉक्यूमेंट वो फाइल करते हैं। यदि आपका सप्लायर, यदि आपका वेंडर मंथली रिटर्न्स फाइल करता है तब वो अपनी मंथली GSTR1 के अंदर इसको फाइल करेंगे, और यदि आपके सप्लायर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको एक फैसिलिटी होती है GSTN पोर्टल के ऊपर कि वे मंथली अपना IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इसको फाइल कर सकते हैं। तो उसके थ्रू भी आपको ITC क्लेम हो जाएगा। मैं कहने का मतलब, अच्छा अभी एक चीज़ और भी मैं बताऊंगा, रुकिए। The details of such invoice or DN have been communicated to the registered person in form GSTR2B Rule 60 ब्रैकेट में 7। मतलब कि जो कोई भी आपका सप्लायर अपनी GSTR1 फाइल करेंगे या फिर IFF फाइल करेंगे तो वो फाइल पूरे ऑल ओवर इंडिया GSTR1 फाइल करते हैं। सभी लोग अपनी सेल्स की डिटेल्स को फाइल करते हैं, और वो सेल्स की डिटेल्स जब वे फाइल कर देते हैं, B2B की सप्लाई होती है, तब वो आपके GSTR2 के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगता है। और GSTR2 के भी दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर GSTR2A और पार्ट नंबर GSTR2B। GSTR2A के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आता है वो आपके फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन GSTR2B एक रियल टाइम डॉक्यूमेंट है, और रियल टाइम डॉक्यूमेंट होने के नाते जो भी डेटा GSTR2B के अंदर आता है उसी डेटा के बेस पर आपको ITC क्लेम होगा। रूल 36(4) ये कहता है कि जितना भी ITC आपके GSTR2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप किसी भी कंडीशन में उससे ज़्यादा ITC क्लेम नहीं कर सकते। इसको एक तरीके से और दूसरे तरीके से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ में 15 इन्वॉइसेस हैं और आपके GSTR2B के अंदर 15 में से केवल 12 इन्वॉइसेस अपलोड किए गए हैं। 3 इन्वॉइसेस जो आपके GSTR2B के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो उन 3 इन्वॉइसेस का आप तब तक ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो आपकी GSTR2B के अंदर रिफ्लेक्ट ना हो जाए। तो नटशेल में इसको इस तरीके से समझेंगे, जितने भी बिल आपके GSTR2B के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे खाली उनका ही आप ITC क्लेम करेंगे, उससे ज़्यादा बिलों का ITC आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ का विशेष ख्याल रखेंगे। देखिए, विशेष ख्याल रखेंगे कि आप ये एडवाइस करेंगे कि जितनी भी बाइंग की जाए वो उन्हीं वेंडर्स से बाय किए जाए जो अपनी GST की रिटर्न्स को फाइल करने में बिल्कुल प्रॉम्प्ट हों, जिम्मेदार हों। किसी हैंकी पैंकी या फिर किसी इर्रेगुलर या फिर गैर जिम्मेदार सप्लायर के साथ आप बाय ना करें। आप खाली जिम्मेदार और सही सप्लायर्स के साथ बाय करें। दूसरी चीज़, क्योंकि मैं आपको हमेशा प्रैक्टिकल बातें भी बताता रहता हूँ, तो जब आप बाय करेंगे, जिसके साथ भी बाय करेंगे उसका आपको GST नंबर मिल जाता है, और उस GST नंबर को साइट होती है gst.gov.in, उस पर जाएंगे, वहाँ सर्च डीलर का ऑप्शन होगा। सर्च डीलर के अंदर आप सर्च बाय GSTN भी कर सकते हैं और सर्च बाय पैन भी कर सकते हैं। यदि आप सर्च बाय GSTN करेंगे तो उसकी एक कंप्लीट बायोडाटा खुल के आ जाएगा उस वेंडर का वो किस स्टेट के वेंडर हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनकी रेंज क्या है, कमिश्नरेट की रेंज क्या है,
और साथ में नीचे एक टेबल आती है जिसमें वो ये बताया जाता है कि उन्होंने अपनी कब तक की GSTR 1 और कब तक की GSTR 3B फाइल किए हुए हैं। तो यदि उनके GSTR 1 यदि उनके GSTR 3B टाइमली फाइल किए गए हैं, तब आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो डीलर रेगुलर हैं अपनी GST की रिटर्न्स को फाइल करने के अंदर। और दूसरी चीज़ ये भी पता लगता है वहाँ से GSTN पोर्टल से कि वो रजिस्टर्ड डीलर किन कमोडिटीज़ के अंदर डील कर रहे हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर कमोडिटी लिखी है कि वो कार के टायर में डील करते हैं, और लेकिन वो आपको सेल करने लगे हैं आयरन या फिर एडिबल ऑयल्स, तो आप समझ सकते हैं कि जब वहाँ कमोडिटी रबर लिखा है, टायर लिखा है, तो वे क्यों एडिबल ऑयल या फिर दूसरी चीज़ों की बिक्री कर रहे हैं। तो उनसे माल बाय करने से पहले आप एक बार उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। आपको GSTN पोर्टल से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिनका कि आप बाय करने से पहले डीलर की स्टडी कर सकते हैं कि उसका नेचर क्या है, क्या वो अपनी डीलर्स जो है अपनी रिटर्न्स को फाइल करने में रेगुलर हैं या फिर रेगुलर नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी रूल 36 को करा है। एक बार और डिस्कस कर देता हूँ इसका हेडिंग, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब कि हमारे हाथ में कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर हम इनपुट टैक्स को क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। एक तो हमारे हाथ में इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए अगर कोई DN इशू किया गया है, यदि कोई इंपोर्ट किया गया है तो उसकी बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए या उससे मिलता जुलता कोई सिमिलर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में जो उन्होंने इनवॉइस इशू किया है, यदि उन्होंने कोई क्रेडिट नोट इशू किया है तो वो होना चाहिए। इसके अलावा और हमारी G16 रूल 36(4) के अकॉर्डिंगली वो हमारी GST की GSTR 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। और इसके अलावा उस इनवॉइस के ऊपर जो GST एक्ट के अकॉर्डिंगली जो प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स हैं, वो सारे पर्टिकुलर्स में से मेन जो पर्टिकुलर्स मैंने अभी आपको बोले थे वो पर्टिकुलर्स होने चाहिए। जैसे उसके अंदर जो है अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, GSTIN नंबर ऑफ द सप्लायर, GSTIN नंबर ऑफ द कस्टमर, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा रूल 36 कंप्लीट होता है। आइए अब हम रूल 37 की तरफ चलते हैं। इसके साथ ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 1 अप्रैल 2022 ITC shall not be available if the same is not reflected in GSTR 2B of the registered person। तो इस चीज़ की आप गांठ मार लेंगे कि जब भी आप अब ITC क्लेम करेंगे तो उससे पहले GSTR 2B को डाउनलोड कर लेंगे। ये एक एक्सेल की शेप में होता है, उसके अंदर सारी डिटेल्स आती हैं, GSTIN नंबर ऑफ द सप्लायर और इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की अमाउंट, टैक्स की रेट, CGST, SGST या IGST होता है या कुछ भी है, अंडर रिवर्स चार्ज, यस या नो। तो इस तरीके से सभी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। और यदि कोई एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी फरवरी 2023 की हम GSTR 2B यदि डाउनलोड करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके अंदर फरवरी के ही बिल्स कवर होंगे। लेकिन यदि उसके अंदर जनवरी के, दिसंबर के कोई भी बिल्स आते हैं तो उनका हम ITC ले सकते हैं, क्योंकि हम GSTR 2B से जो अमाउंट उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है
उससे ज़्यादा आईटीसी किसी भी कंडीशन में क्लेम नहीं कर सकते हैं। और यदि कोई प्रीवियस ईयर का इनवॉइस उसके अंदर आया है तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू जो उसकी डेडलाइन दे रखी है 30 नवंबर की जो डेट दे रखी है उसको भी मैच करेंगे। एक चीज़ और होती है कि GSTR 2A होता है, GSTR 2B होता है। GSTR 2A जो होता है वो रजिस्टर्ड डीलर का वो फाइनेंशियल ईयर के बेस पर होता है। तो कोई भी डेटा जो GSTR 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली GSTR 2A के अंदर फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर एडजस्ट होता रहता है, जबकि GSTR 2B के अंदर ऑलवेज रियल टाइम डेटा होता है। तो इस तो इस तरीके से हमारा रूल 36 कंप्लीट हो जाता है। आइए अब हम रूल 37 को करते हैं। रूल 37 का जो हेडिंग है, जो नाम है, जो लिखा है कि रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। यदि आपने अपने वेंडर को, सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है तो उस केस में आपका आईटीसी आपको रिवर्सल करना होगा। तो इसके माध्यम से जीएसटी एक्ट ये भी चाहता है कि आप अपने वेंडर को टाइमली पेमेंट कर दें। यदि आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो 180 डेज, जिस दिन का भी वो इनवॉइस है, जो भी उसकी कट ऑफ डेट है, उस कट ऑफ डेट के बाद प्लस 180 डेज, कट ऑफ डेट ऑफ द इनवॉइस जो इनवॉइस के ऊपर लिखा होगा, प्लस 180 डेज, उसको आप प्लस करेंगे और जो डेट आती है निकल कर वहाँ तक ये मैंडेटरी है कि आप अपने वेंडर को इनवॉइस का पेमेंट कर दें। यदि आपने पार्टली पेमेंट किया है तो उसके ऊपर आप पार्टली ही आईटीसी अवेल कर सकते हैं और बैलेंस आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा। और अपनी GSTR 1 जब आप फाइल करेंगे तो उसके अंदर उसको शो कराना होगा। जब आप उसको उसके अंदर शो करा देंगे तब वो उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी। और जब आप अपनी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होता है GSTR 3B, जब आप इसको फाइल करेंगे तब उसके साथ आप टैक्स की पेमेंट कर देंगे। हाँ, एक चीज़ और कि जब आप इस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट कर देंगे तब आप उसका आईटीसी वापस क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका आईटीसी मारा गया। से फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का माल खरीदा, उसके ऊपर 18% से 1,80,000 रुपये का आईटीसी आपने अवेल किया, पार्टली आपने उसकी पेमेंट कर दी और 1 लाख रुपये का आईटीसी आप अवेल कर चुके, लेकिन जो 80,000 रुपये का आईटीसी है उसके इक्विवेलेंट टू पेमेंट आपने नहीं किया। तो जब 180 दिन आपके एंड होते हैं तब उस वक्त आप उसकी नेक्स्ट जो GSTR 1 फाइल करेंगे उसमें आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी एज्यूम करेंगे और GSTR 3B के अकॉर्डिंगली उसका पेमेंट करेंगे। और जब भी आप उसकी पेमेंट कर देंगे तब आप उस आईटीसी को वापस क्लेम कर सकते हैं। आइए अब जरा इसको स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ अवेल्ड ऑफ आईटीसी ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ but fails to pay the supplier thereof the value of such supply along with the tax payable thereon within 180 days from the date of issue of invoice by the supplier shall furnish the details of such supply, the amount of value not paid and the amount of ITC availed of proportionate to such amount not paid to the supplier in form GSTR 1 for the month immediately following the period of 180 days from the date of issue of such invoice। तो ये बिल्कुल वही बात है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। मीन्स उसको विद इन 180 डेज अपने सप्लायर का पेमेंट करना होगा। इनवॉइस डेट प्लस 180 डेज जब पीरियड एंड होगा, जितनी उसने सप्लायर को अभी पेंडिंग पेमेंट है
प्रोपोर्शनेटली आनुपातिक रूप से वो कैलकुलेट करेंगे और उतना ITC रिवर्स करेंगे, वो अपनी GSTR1 में उसको शो कराएंगे। The value of supplies made without consideration as specified in Schedule 1 shall be deemed to have been paid for this purpose. The value of supplies on account of any amount added in accordance with the provisions of Section 15 shall be deemed to have been paid for this purpose. The amount of aforesaid ITC shall be added to the output tax liability of the registered person for the month in which the details are furnished. Next है the registered person shall be liable to pay interest. हाँ स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्ट वाला पॉइंट मैं बताना रह गया था कि यदि आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं वेंडर का और आपको अपना ITC रिवर्स करना होता है, तो निश्चित है कि जब आपने बाय किया था उसी डेट को और उस महीने की GST रिटर्न्स के साथ आपने ITC क्लेम कर लिया होगा। नाउ अब क्योंकि आप उस ITC को रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करते वक्त जिस डेट को या जिस महीने की रिटर्न में आपने उस ITC को अवेल किया था वहाँ से लेकर के 180 डेज और जिस महीने की रिटर्न के अंदर आप उसको रिवर्स कर रहे हैं उस पीरियड का आनुपातिक रूप से प्रोपोर्शनेटली 18% रेट से आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। तो ये भी एक पॉइंट है। हालांकि स्टूडेंट्स ये पॉइंट रूल 37 जो है किताबों में लिखा हुआ है, हो सकता है कि बड़ी कंपनीज इसको फॉलो करती हो, लेकिन जो GST मार्केट है जैसे हम लोग देखते हैं या GST डीलर हैं, वे लोग बहुत ज़्यादा इसको सिंसियरली फॉलो नहीं करते हैं। यदि कोई GST का नोटिस आएगा तो उसके अंदर कुछ लिखा होगा, क्योंकि ये इंटरनल आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, इसको GST ऑफिसर को पता नहीं लग सकता है, ये आपको स्यू मोटो खुद ही डिक्लेयर करना होता है। तो इसलिए बहुत से डीलर्स, GST डीलर्स इसके ऊपर बहुत केयरफुली ध्यान नहीं देते हैं। एंड लास्ट है इसका द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 16(4) shall not apply to a claim for re-availing of any credit that had been reversed earlier. वही चीज़ है कि 16(4) के अंदर जो 30 नवंबर वाला डेट बताया हुआ है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आप ITC यदि कोई भूल चूक या गलती हुई है तो आप 30 नवंबर जो तक क्लेम कर सकते हैं, या फिर GST रिटर्न फाइल करने की, एनुअल रिटर्न 9 फाइल करने की जो लास्ट डेट है, विच एवर इज़ अर्लियर, वहाँ तक क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वो जो लिमिट्स हैं वो इस रूल 37 के केस में एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो ठीक है, हमने रूल 36 भी कर लिया जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग ITC। नेक्स्ट रूल 37 भी कर लिया, रिवर्सल ऑफ ITC इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, हमने 36 एंड 37 कर लिया, बाकी का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे बने रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करना। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। दूसरे लेक्चर में हम बाकी की चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर, इसको भी डिस्कस करेंगे, और डिस्काउंट्स इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफर्स, ये दो करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद सेक्शन 17 अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो उसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।